आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक की मिस्ट्री के बारे में, जिसका सफर शुरू तो हुआ था लेकिन अपनी मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाया, जिसके मालिक ने इसको द अनसिंकेबल जहाज का टाइटल दिया था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये जहाज इस टाइटल को खो देता है, जो अपने साथ 2240 पैसेंजर को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन पैसेंजर को क्या पता था कि जो ये एडवेंचर और थ्रिल और एक तरह से किलर सिचुएशन को ये अब देखने वाले थे, ये अपने फ्यूचर में तो यही उम्मीद करेंगे कि इन्हें वो दोबारा इस सिचुएशन से तो गुजरना नहीं पड़े तो अच्छा ही होगा। लेकिन इस जहाज पर एक बेसिक फैसिलिटीज यानी एक इक्विपमेंट ऐसा था, अगर वो इक्विपमेंट इस जहाज पर होता तो हजारों आदमियों की जान बच जाती, और वो इक्विपमेंट था बाइनाकुलर। जी हाँ, बाइनाकुलर होना चाहिए था क्राउज नेस्ट के पास। क्राउन नेस्ट एक तरह से ऐसा होता है, मतलब उस समय पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम बिना निगरानी करे ही बता दे कि आगे जहाज के क्या आ रहा है। तो ये एक तरह से जहाज के ऊपर स्थित होता था कुछ इस तरह से, और इसका काम होता था कि जहाज के आगे जितने भी संकट है ना, उसको पहले ही देख के बता देना कि जहाज के आगे खतरा है, आप जहाज को इस तरफ मोड़िए, इस दिशा में लीजिए, यानी एक तरह से डायरेक्शन पहले ही बता देता था। अगर इसके पास बाइनाकुलर उस समय होता तो ये दूर से यानी किलोमीटर दूर से ही देख के बता देता कि आगे बर्फ का पहाड़ आने वाला है और आप इसको अपने जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनके पास बाइनाकुलर नहीं था। इस वीडियो में आप मेरे साथ बस बने रहना, मैं अनसिंकेबल जहाज को आखिर तक डुबा दूंगा, क्योंकि कंपनी का ये दावा सिर्फ हिपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि कंपनी एक हाइप क्रिएट करना चाहती थी जिससे कंपनी की सारी टिकटें बिक जाएं, जिसमें वे भली भांति सक्सेसफुल भी हो गए थे। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि हम दोनों का साथ रहेगा तो वीडियो भी काफी सक्सेसफुल रहेगी। तो मैं अभिषेक आप सभी लोगों का हम सबके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that to sink. तो बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा के लिए रवाना होने वाला था। एक्चुअली ये साउथहैम्पटन से पहले ये फ्रांस के चेरबंक से अपनी सवारी लेने गया था। फिर इसके बाद कुछ सवारी आयरलैंड के कॉर्क हार्बर से लेकर साउथहैम्पटन पहुंचता है, जहां इसको देखने लगभग 1 लाख से अधिक लोग आए थे। ये लोग इसे इसके दावे के कारण देखने आए थे, क्योंकि ये उस समय का सबसे बड़ा शिप था और इसे द अनसिंकेबल शिप का टाइटल प्राप्त था, क्योंकि कंपनी ने इसकी एडवर्टाइजमेंट पे काफी खर्चा किया था, जिससे एक इसकी हाइप क्रिएट पहले ही हो चुकी थी। इसकी विशालता की बात करें तो ये 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। अब बात करें इसे कभी न डूबने वाला जहाज यानी द अनसिंकेबल जहाज क्यों बोला जाता था, तो इसका कारण था इसकी सेफ्टी फीचर और इसकी बनावट में ऐड किए गए कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर के कारण। टाइटैनिक में डबल बॉटम हल यूज किया गया था, मतलब टाइटैनिक के नीचे डबल लेयर बिछाई गई थी, यानी एक को नुकसान होगा तो दूसरा नीचे से जो दूसरी डबल लेयर है वो नीचे से संभाल लेगी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि यही वाला जो एरिया है वो ज्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि इस एरिया से जो नीचे वाला एरिया इससे चट्टान टकराने का भय ज्यादा रहता है। टाइटैनिक में 16 एयर टाइट कंपार्टमेंट या वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी ये इस तरह से डिजाइन था कि जहाज के 4 एयर टाइट कंपार्टमेंट में अगर किसी दुर्घटनावश पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं था कि जहाज में एक जगह होल हो जाए और नीचे वाला सारा कंपार्टमेंट में एक साथ ही पानी भर जाए, बल्कि इसके इसी यूनिक डिजाइन के कारण इसे कभी न डूबने वाला शिप बोला गया था। हालांकि ये टेक्निक आज के सारे बड़े शिप में यूज होती है। इसे बनाने में कुल खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जिसे आज के जितनी महंगाई बढ़ गई है इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो $400 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। इसे बनाने में व्हाइट स्टार कंपनी को 26 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया था। ये डॉक पर 2 अप्रैल 1912 को आया था, यानी इस दिन ये फाइनली पूरी तरह से तैयार हो गया था। यह लग्जरी के मामले में चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसा था, बल्कि यूं कहें कि इससे भी ज़्यादा था। इसमें स्टेन ग्लास विंडो, ऑर्नेट वुड पैनल, ग्रैंड स्टेयरकेस और वो भी 2 थे, हीटेड स्विमिंग पूल था, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और एक जिम थी और एक स्क्वाश कोर्ट भी था,
साथ ही 4 रेस्टोरेंट थे, 2 बार्बर शॉप थी और एक साथ में एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इतनी सारी सुविधाएं होने के कारण इसमें उस समय के अमीर आदमी भी सफर कर रहे थे और गरीब भी इसमें सफर कर रहे थे, क्योंकि जहाज के अंदर एरिया बटा होता, जैसे रेल के अंदर नहीं होता फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे ही इसमें भी था। और इसमें जो प्रवासी थे वे भी थे, जो अमेरिका जाना चाहते थे वो भी इसके अंदर इस जहाज में बैठे हुए थे। टाइटैनिक शिप के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो 62 साल के थे। कहा जाता है कि ये इनकी आखिरी यात्रा थी और टाइटैनिक को विशालता का तो खिताब प्राप्त था, क्योंकि ये उस समय का सबसे विशाल शिप तो था ही। साथ ही ये चाहते थे कि इसे उस समय का फास्टेस्ट जहाज होने का भी खिताब मिल जाए। आमतौर पर ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जाने में 8 दिन का समय लगता था, लेकिन जो एडवर्ड जॉन स्मिथ थे इसे 6 दिन में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि उस समय का क्यों ना मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं, और इसी वजह से कैप्टन जॉन स्मिथ ने आखिर तक इसकी टॉप स्पीड 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर पर बनाए रखी थी। ये इनकी निजी राय नहीं थी, अगर ये खुद पे होते तो इनके पास जब वार्निंग आएगी ना तो ये शायद स्लो कर भी देते उस टाइम पर, लेकिन इन पर व्हाइट स्टार कंपनी का दबाव था, क्योंकि वो खुद का भी तो पर्सनल रिकॉर्ड चाहती थी, उसे भी तो पैसे कमाने हैं। व्हाइट स्टार कंपनी के साथ मिलकर हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने भी इस शिप पर काम किया था। हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने उस समय की टॉप 3 जहाज बनाई थी, जिसमें एक तो टाइटैनिक होगी, दूसरी थी RMS ओलंपिक और तीसरी थी ब्रिटेनिक। RMS टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को बुधवार के दिन 12 बजे के बाद अपने 2240 यात्रियों के साथ, जिसमें 900 से अधिक तो इसका क्रू ही था, को लेकर अपनी पहली यात्रा के लिए निकल पड़ती है। आपको बता दें कि ये शिप उस समय की अकेली नहीं थी, इसकी छोटी बहन कही जाने वाली उस समय की RMS ओलंपिक भी मौजूद थी, जो इसका ही एक तरह से छोटा वर्जन था। हालांकि RMS ओलंपिक मार्च 1912 में खराब हो गई थी और ये डॉक पर खड़ी हुई थी ठीक होने के लिए। जो ये बड़ी बड़ी शिप होती है ना, इनको ठीक होने में कई महीनों का भी समय लग जाता है। इसलिए इस समय ये हो गया था कि व्हाइट स्टार कंपनी एकदम से ठप हो जाएगी, इसलिए व्हाइट स्टार कंपनी ने जो टाइटैनिक था उसको बनाने में जल्दी की। और मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल की 10 तारीख को इसने अपनी टाइटैनिक की पहली यात्रा लॉन्च कर दी थी, क्योंकि व्हाइट स्टार को तो चाहिए थे पैसे। आखिरकार वो एक कंपनी है और उसको पैसे मिलेंगे जब उसकी शिप में कोई बैठेगा और उसकी टिकटें बिकेंगी। अब इतनी बड़ी शिप टाइटैनिक को चलाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होने जरूरी है, क्योंकि टाइटैनिक पे जितना भी क्रू था वो सारा नया था। इसलिए जो टाइटैनिक का कुछ क्रू था उसको चेंज कर दिया गया था ओलंपिया शिप के क्रू के साथ। जो कैप्टन थे ना एडवर्ड जॉन स्मिथ, वो भी ओलंपिया शिप पे पहले कैप्टन रह चुके थे और बाद में ही टाइटैनिक शिप पर आए थे, क्योंकि यहाँ आपको टैलेंट भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, यहाँ दोनों की जरूरत पड़ती है। और एक और ऑफिसर डेविड ब्लेयर को हटाकर ओलंपिक शिप के ऑफिसर को लिया गया था, और डेविड के पास ही बाइनाकुलर की चाबी थी और वो चाबी अपने साथ ले गया था, और बाइनाकुलर लॉकर में ही बंद रह गया था। और डेविड की ये एक गलती कितनी महंगी होगी इसका तो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा। जब सफर शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद ही, यानी 12 अगस्त 1912 को ही जैक फिलिप को वायरलेस रेडियो सिस्टम से आगे ग्लेशियर है इसकी चेतावनी आने लगी थी। दरअसल उस समय इतनी एडवांस टेक्निक नहीं होने के कारण सब जहाज एक दूसरे को आने वाले खतरों के बारे में पहले ही बता देते थे। जैक फिलिप ने जब ये बात कैप्टन को बताई तो कैप्टन जॉन स्मिथ ने बातों को अनसुना कर दिया था। कैप्टन स्पीड तो कम करने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ ग्लेशियर आना एक आम बात है। ये ग्लेशियर ग्रीनलैंड से टूटकर अटलांटिक ओशियन में आते थे। छोटे मोटे ग्लेशियर तो पहले ही पिघल जाते थे, लेकिन बड़े ग्लेशियर अटलांटिक ओशियन में बहकर आ जाते थे। ये ग्लेशियर ऊपर से तो छोटे होते हैं नीचे की तुलना में, लेकिन ऊपर से कई गुना समुद्र के नीचे होते हैं। ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े हो सकते हैं या कभी कभार इससे भी बड़े, तभी तो इतने बड़े शिप के भारी मेटल को फाड़ पाते हैं ये ग्लेशियर। वरना आप दिखा दो मुझे अपने फ्रीजर की बर्फ से शिप के मेटल को फाड़ कर, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, नहीं फाड़ पाओगे फ्रीजर की बर्फ से, कुछ भी सोचने लग जाते हो। जहाज के क्राउज नेस्ट लुकआउट पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट और रिग्नाल्ड ली लगातार मौसम की मार को सहन कर रहे थे। इस समय ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण इनकी आंखों से पानी निकल रहा था और दूर तक देखने में इन्हें तकलीफ हो रही थी। आज के दिन चांद भी नहीं निकला था, मतलब रात अंधेरी और ना ही बाइनाकुलर था, यानी दूर तक देखना तो असंभव था। फ्रेडरिक फ्लीट को टकरावट के 1 मिनट पहले 11:39 पर ग्लेशियर शिप के सामने दिखता है।
फ्रेडरिक जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और डेक पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम को फोन मिलाता है और कहता है कि आगे ग्लेशियर है और जल्दी से जल्दी जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ दो। विलियम तुरंत शिप के इंजन को स्टॉप करता है और रिवर्स में जहाज के इंजन को लगा देता है और जहाज को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन इतना बड़ा जहाज इतनी छोटी सी दूरी में कहां मुड़ने वाला था और गलती से गलत कम्युनिकेशन के कारण जहाज का स्टीयरिंग व्हील संभालने वाले रॉबर्ट हिचन्स लेफ्ट का मैसेज उनको सही तरह से सुनाई नहीं देता और वो राइट को मोड़ देते हैं। लेकिन जब तक गलती को ठीक किया जाता है जब तक काफी देर हो चुकी थी और 11:40 पर फाइनली शिप ग्लेशियर से टकरा जाता है। जहाज के टकराते ही कुछ देर बाद ही कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और शिप आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ने जहाज पर हुए नुकसान का जायजा लिया और अपने फाइनल एनालाइज में बताया कि जहाज डूब रहा है और ये बात कैप्टन सुनते ही हैरान रह गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कभी न डूबने वाला जहाज कैसे डूब रहा, तो मैं बताता हूँ। जो टक्कर हुई थी ना ग्लेशियर से वो राइट साइड बो में हुई थी और डबल बॉटम हल भी कुछ काम नहीं आया क्योंकि टक्कर नीचे नहीं बल्कि राइट साइड हुई है बो के और 6 एयर टाइट कंपार्टमेंट बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे। मैंने कहा था ना 4 तक तो ये झेल जाएगा लेकिन अब 6 में पानी भर चुका है तो यानी जहाज डूब रहा था। और वो जो डबल बॉटम हल है वो भी नीचे था, साइडों में तो नहीं था ना, तो इसलिए जहाज डूब रहा था। हालांकि शिप पर मौजूद काफी लोगों को यही लग रहा था कि जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन उन्हें भी कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा कि जहाज डूब रहा है। टकराव के 20 मिनट बाद जैक फिलिप जो रेडियो ऑपरेटर थे यानी रेडियो को संभाल रहे थे, डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे। इनकी लगातार लंबी कोशिश के बाद फाइनली एक नजदीकी शिप से कांटेक्ट होता है और कारपेथिया शिप उन्हें कहता है कि हम उन्हें बचाने आ रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि वो नजदीक होकर भी जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और कारपेथिया अपनी पूरी स्पीड पर भी चलता तो उसे पहुंचने में 4 घंटे लग जाते। पर क्वेश्चन ये था कि 4 घंटे तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा और इसका जवाब है ना, टाइटैनिक सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब धीरे धीरे यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ाया जाने लगा। शुरुआती लाइफ बोट में 60 की क्षमता होने के बावजूद भी कुल 27 से 28 लोग ही चढ़ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा बाद में 35। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टिल अभी भी लोगों को लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूब सकता। और बाद में जब उन लोगों को पक्का कंफर्म हो गया कि टाइटैनिक जी हाँ डूब रहा है तो बाद की लाइफ बोट में अफरा तफरी मचने लगी और लोग ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोट में चढ़ने लगे थे। 1:50 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी जा चुकी थी। शिप पर केवल 20 लाइफ बोट थी और जहाज पर अब भी 1500 प्लस लोग फंसे हुए थे। ये चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। कुछ ने तो अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और कुछ ने सुसाइड कर लिया था बंदूक से, कुछ ने शिप पर ही रहना कबूल कर लिया था और जिनको तैरना आता था वो शिप से कूदकर अपनी जान दे रहे थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय ओशियन का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। ऐसे टेम्परेचर में कोई व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट तक जीवित रह सकता है। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने अपने सभी क्रू मेंबर को कह दिया था कि अब तुम लोग भी अपनी जान बचाओ और खुद को शिप में आखिर तक रहने का फैसला लिया था। और जो आखिर में बचे लोग थे उनका कहना था कि कैप्टन एडवर्ड ने खुद को गोली मारी थी। टाइटैनिक 2:20 पर समुद्र की गहराई में समा गया था। द अनसिंकेबल शिप अब सिंकेबल शिप हो गया था। इसे सिंकेबल शिप होने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे, मतलब ये 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया था। जहाज के डूबने के बाद अटलांटिक ओशियन में सिर्फ लोगों के चिल्लाने के अलावा और कोई आवाज नहीं थी और ओशियन धीरे धीरे इनकी आवाजों को भी अपने अंदर समा रहा था। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 घंटे बाद 3:30 से 4 बजे के तकरीबन कारपेथिया शिप आता है और बचे हुए 706 लोगों का रेस्क्यू करता है और कारपेथिया 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे तेज बारिश के बीच में पहुंचता है, जहां लगभग 40,000 लोग इसका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। मौत तो आनी है ये सबको पता है, पर ए मौत, क्या तेरे आने का समय पहले से तय नहीं हो सकता? किसी को करनी थी शादी, करानी थी शादी, किसी के बच्चे न पढ़ पाए तेरी वजह से, किसी के ख्वाब अधूरे रह गए, सूनी हो गई वे गलियां,
जहां बिछी थी आशाओं उम्मीदों की किरणें। मौत तो आनी है ये सबको पता है, मौत तो आनी है ये सबको पता है, पर ए मौत क्या तेरे आने का समय पहले से तय नहीं हो सकता। आपको कैसा लगेगा कि जब मैं आपको कहूं कि इन 1500 लोगों को भी बचाया जा सकता था। जी हां, टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक शिप और भी मौजूद थी, एसएस कैलिफोर्निया। और हाँ, इसी शिप का लास्ट मैसेज आया था टाइटैनिक के पास, जिसमें इन्होंने बताया था कि आगे ग्लेशियर है, थोड़ा संभल कर चलना। और इस मैसेज के 1 घंटे बाद ही टाइटैनिक ग्लेशियर से टकरा गया था। एसएस कैलिफोर्निया ने खतरे को समझकर आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया था, बल्कि ये रात वहीं रुक गए थे। इन्होंने अपना वायरलेस रेडियो सेट बंद कर दिया था, जिसके कारण इन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिले थे। जब टाइटैनिक से रॉकेट छोड़े गए मदद के लिए, तो कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन स्टेनली लॉर्ड को लगा कि ये तो अमीरों की शिप है, यहाँ पार्टी होना आम बात है। फिर क्या था, अब किस चीज की वेट है आपको? एक छोटी सी गलती ने 1500 लोगों की जान ले ली थी। अब ये सिर्फ समुद्र में समा चुका था। अब इसकी खोज कई सालों तक चली। लगभग 60-70 साल बाद सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बलार्ड और फ्रेंच ओशियनोग्राफर लुइस मिशेल ने मिलकर जो टाइटैनिक का रैकेज था वो समुद्र से लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे ढूंढ निकाला था। इन्होंने खोज में पाया कि टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले हिस्से के बीच की दूरी 600 मीटर है, और जो इसका जितना भी सामान था ना टाइटैनिक के अंदर का, वो जो सारा एरिया वो कई किलोमीटर में फैला हुआ था। और आज के समय में 100 साल से ज्यादा होने के कारण इसको समुद्र की ही धरोहर मान लिया गया है। और जब इसको ढूंढा गया था ना, ये तब भी काफी बुरी कंडीशन में था, और इसको हम वापस सतह पर लाते ना तो टाइटैनिक का बहुत सारा एरिया और डैमेज हो जाता, और वो जो सतह पर आता वो आपको टाइटैनिक लगता ही नहीं। और बताते हैं कि 2030 तक और टाइटैनिक के कुछ अंश ही आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, और ज्यादा फ्यूचर में तो वो अंश भी लुप्त हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताता हूँ शिप डूबने के पीछे के कारण। कुछ अलग अलग बातें बनाई जाती हैं, मतलब वही बात होगी, यहाँ पर लोगों के 70 मुंह है तो 70 बातें हैं। तो कई सारी बातें प्रचलित हैं शिप के डूबने की, तो उनमें से कुछ को कवर करते हैं। तो सबसे पहले नुकसान, जालमाल को बहुत हद तक रोका जा सकता था, लेकिन शिप पर सफिशिएंट लाइफ बोट ही नहीं थी। शिप पर 60 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, लेकिन थी केवल 20। शिप के शुरू होने से पहले इमरजेंसी ड्रिल कंडक्ट करानी चाहिए थी, मतलब हर एक यात्रा से पहले ऐसी एक ड्रिल कंडक्ट होती है। लेकिन कैप्टन एडवर्ड को लगा ये शिप थोड़ी ना डूबने वाला है, तो इसकी क्या जरूरत है। तीसरा कारण था शिप पर बार बार वार्निंग मिलने के कारण। वार्निंग मिल रही थी ना, ग्लेशियर आ गए, थोड़ा धीरे चलो, लेकिन फिर भी कैप्टन एडवर्ड ने शिप की स्पीड को कम नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से शिप के डूबने का कारण था लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस का होना, कंपनी में भी और कैप्टन में भी। शिप डूबने के पीछे के और भी कई कारण बताए जाते रहे हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं शिप के मालिक ने जानबूझकर एक्सीडेंट कराया था। कुछ कहते हैं ये टाइटैनिक ही नहीं था, बल्कि इसकी जुड़वा बहन कही जाने वाली ओलंपिक थी, जो पहले ही खराब हो चुकी थी, और इसको डुबाकर कंपनी के मालिक क्लेम लेना चाहते थे, यानी मोटा प्रॉफिट। कुछ कहते हैं कंपनी के मालिक के जो कंपटीशन के कुछ बिजनेसमैन थे वो भी इस शिप पर सफर कर रहे थे, और मालिक अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए, यानी समझ रहे हो ना आप। वहीं कईयों का मानना है कि शिप में आग लग गई थी, इसलिए शिप डूब गई थी। मतलब कई बातें उठती हैं टाइटैनिक के डूबने की। तो इन सब पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा नियर फ्यूचर में। इनमें बेसिकली आपको बताऊंगा कि ये बातें उठने के पीछे का क्या फैक्ट है, क्या दावे हैं और कितना इनमें झूठ है। हाँ, और टाइटैनिक सबमरीन की जो ट्रेजेडी हुई थी, अभी इसको शायद 1 साल हुआ है ये ट्रेजेडी होने को, इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर इसको जरूर देखना। और हाँ, वीडियो खत्म होने वाली है, यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, एक चीज है, आप लोग भूल गए हो शायद। क्या भूल गए हो आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और एक बात और, बस लास्ट बात, वीडियो में गलती होने की गुंजाइश रहती है रीचेकिंग के बाद भी। अगर कोई गलती आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, और फ्यूचर में ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती न हो, इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलो मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय श्री राम टू माय ऑल व्यूअर्स।